अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेंसिक साइकेट्री। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। डिल्यूजन, ठीक है, डिलीरियम क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, फिर इल्यूजन क्या होता है, लूसिड इंटरवल क्या होता है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन क्या होता है, मैकनॉटन्स रूल्स देखेंगे। फिर ये ट्रू और फेंड इंसेन में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो सारा अपन कुछ देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक साइकेट्री। साइकेट्री में साइकेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन मेजर ऑफ द मेंटली इल पर्सन, ठीक है। तो मेंटली इल पर्सन जो भी होगा उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन जो भी डिपार्टमेंट करता है, जो भी ब्रांच करते हैं, उसे सेक्रेटरी बोलते हैं। तो इसी एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक नॉलेज को लीगल इशू में अपन अप्लाई करते हैं, यही साइकेट्रिक नॉलेज को लीगल इशू में अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक साइकेट्री, ठीक है। फिर मेंटल इलनेस का देख लो क्या बोलते हैं। मेंटल इल पर्सन जो भी होता है वो ऐसा मेंबर ऑफ कम्युनिटी रहता है अनेबल टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, मैनेज हिज ओन अफेयर, है ना, अनेबल टू मैनेज हिज ओन अफेयर एंड इज़ डेंजरस टू हिमसेल्फ और अदर, ठीक है। अपने खुद काम नहीं संभाल पा रहा है और अपने लिए और दूसरों के लिए डेंजरस है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट आता है डिलीरियम क्या होता है। तो सबसे पहले डिलीरियम क्या है? डिलीरियम में ये याद रखना, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का क्या है? डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है? देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन इज इम्पेयर्ड। तो सबसे पहले मान के चलो, कुछ भी एग्जांपल देख लो, हाई फीवर होता है किसी को, या फिर किसी ने अल्कोहल ले ली, तो उस वजह से क्या, उसका जो कॉन्शियसनेस है उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर वो डिसओरिएंटेड हो गया, मतलब वो सोच समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो थॉट कंटेंट इज इरेलीवेंट, ठीक है। तो उसके थॉट कंटेंट जो है इरेलीवेंट हो गए, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन इज इम्पेयर्ड, ठीक है। फिर दो स्टेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली स्टेजेस और लेटर स्टेजेस। तो अर्ली स्टेज में क्या आएगा? पर्सन जो है रेस्टलेसनेस, अनईजी और स्लीपनेस उसको फील होगी, ठीक है, स्लीपलेस। फिर लेटर स्टेज में क्या होगा? ही लूजेज सेल्फ कंट्रोल, बिकम एक्साइटेड एंड टॉक्स फ्यूरियसली, ठीक है। शुरू में तो क्या हो रहा है? रेस्टलेसनेस, स्लीपनेस है, बाद में अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे रहा है वो। फिर डिलीरियम के ये अपन डिलीरियम के बाद में क्या होगा? जब वो अल्कोहल या फिर इंटॉक्सिकेशन कर लिए, तो उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे इस स्टेज में, ठीक है, लेटर स्टेज में। और वो पर्सन जो है इम्पल्सिव हो जाएगा और इसमें वो क्राइम कमिट कर सकता है, और इस क्राइम कमिट करने के लिए वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो किसका एग्जांपल क्या है? कंटिन्यूस हाई फीवर, मेंटल स्ट्रेस और ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो उसको ज़बरदस्ती कोई ड्रग खिला दी गई है, या फिर उसको बहुत देर तक फीवर आ रहा है, तो उसमें डिलीरियम हो सकता है भाई। फिर से डिलीरियम जो है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, जो कि जिसमें कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, पर्सन का ओरिएंटेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, थॉट कंटेंट इरिलेवेंट हो जाते हैं। दो टाइप की स्टेजेस अपन ने देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या था? डिसऑर्डर ऑफ थॉट है, ठीक है। डिलीरियम था डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, या फिर क्या बोलते थे? डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। फिर इसमें क्या? डिल्यूजन डिसऑर्डर ऑफ थॉट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो डिल्यूजन लगता है ना, ये बंदा डिल्यूजन में जी रहा है, तो मतलब गलत कुछ सोच रखा है इसने अपने मन में, ठीक है। तो इसमें क्या? फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट, किसी भी चीज़ में गलत बिलीव जो कि असली में नहीं होती है। फिर कंटिन्यू टू परसिस्ट इवन आफ्टर द फॉल्सिटी इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। आप उसके सामने तुम उसको प्रूव भी कर दोगे कि ये चीज़ जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, तब भी वो नहीं मानेगा। तो क्या है डेफिनेशन? फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट एंड कंटिन्यू टू परसिस्ट इवन आफ्टर द फॉल्सिटी इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, तो वो एक्चुअली पुअर होता है लेकिन उसको लगता है कि बहुत रिच है। डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि भाई ये जनरली यही ग्रैंडियर पर्सन के में मिलता है कि उसको लगता है कि बहुत अमीर है और उसको बीवी बच्चे जो है उसको मारना चाह रहे हैं, ठीक है, पॉइजन वाइजन देना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसिक्यूशन होने वाला है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब जो भी वो काम कर रहा है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है वो उसको काम करवा रही है ना। फिर डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये पर्सन है, अब जो मेल में जनरली होता है कि अपनी बीवी पे शक करता है, जबकि वो इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। बीवी जो है वो किसी के साथ उसका अफेयर नहीं चल रहा है, पर तब भी उस पर वो शक करता रहता है। फिर निहिलिस्टिक में क्या होता है कि जो बंदा है इसको बिल्कुल ही डिप्रेशन में रहता है, इसको कुछ होश नहीं रहता है कि दुनिया क्यों है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ऐसे करके है डिप्रेशन में रहेगा। फिर दो और बचे, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन। इसमें जो पर्सन है वो रिलेटिवली हेल्दी रहता है, पर उसको लगता रहता है कुछ ना कुछ उसको बीमारी है, तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर जाता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एरोटोमेनाइकल डिल्यूजन। इसमें क्या, जो फीमेल है, जनरली फीमेल इसकी सफरर होती है, इसको लगता है कि कोई हायर लेवल का बंदा या फिर जो बॉस है इसका, वो इसके प्यार में पड़ा हुआ है, और वो, है ना, और मतलब असली में ऐसा होता नहीं कि वो उससे प्यार कर रहा हो, पर उसको लगता है कि उससे भी अफेक्शन है उसको, है ना, मतलब लड़की को रहता है पर उसको नहीं रहता, पर लड़की को लगता है कि इसको भी है, ठीक है। तो अपन फिर से टाइप्स देख लेते हैं कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, इनफिडिलिटी, निहिलिस्टिक, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन और एरोटोमेनाइकल डिल्यूजन, ठीक है। तो इसके सिर्फ नाम याद कर लेना, फिर उसके बाद अंदर का तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हेल्यूसिनेशन।
तो हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ये डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है। इसमें क्या होगा? इन विच देयर इज अ फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कुछ भी बाहर से स्टिमुलस नहीं है तब भी वो फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन कर रहा है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन क्या है? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। सारे स्पेशल सेंसेस इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे विजुअल सेंसेस, मतलब कि कुछ ऐसा दिख रहा है जो असली में है नहीं। ऑडिटरी में कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। ऑल्फैक्टरी में ऐसा कुछ है जो उसकी खुशबू आ रही है जो असली में है नहीं, जनरली बैड ओडोर रहती है। फिर गस्टेटरी में कुछ उसको ऐसा टेस्ट आ रहा है जो कि उसके माउथ में कुछ भी नहीं है। टैक्टाइल में कुछ भी उसको फील हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि इंसेक्ट उसके बॉडी के ऊपर क्राउल कर रहे हैं, ठीक है। जनरली किस में दिखता है? कोकेन में दिखता है। कोकेन के डोज, जब कोकेन का इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नन सिम्टम या फॉर्मिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कि जब उसको अपने ऊपर ऐसे लगता है कि इंसेक्ट बग्स चल रहे हैं, ठीक है। जब कोकीन, हाँ, कोकीन का जब विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं तब होता है उसमें, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में नहीं, जब वो उसके विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर साइकोमोटर में क्या होता है कि साइकोमोटर में उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई बॉडी का पार्ट है वो ग्रो हो रहा है और उसकी बॉडी से अलग होकर वो कहीं जा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है और फिर वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये साइकोमोटर है, ठीक है, थोड़ा ही खतरनाक वाला ही लग रहा है। फिर व्हाट इज़ एन इल्यूजन? हेलुसिनेशन में इतना ही था, ठीक है। फिर आता है इल्यूजन। इल्यूजन इज अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एग्जिस्टिंग स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट। मिस इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि हो कुछ रहा है, लग कुछ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रस्सी पड़ी हुई तो तुम्हें सांप लग रही है, तो इल्यूजन है ये, ठीक है। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एग्जिस्टिंग स्टिमुलस, ठीक है। फिर ल्यूसिड इंटरवल आते हैं। ल्यूसिड इंटरवल वही है कि दो इंसैनिटी के बीच में पेशेंट सीन रहता है। तो इंसैनिटी के अंदर आता है कि जैसे कि जब हेड में इंजरी हो जाती थी, दो अनकॉन्शियस के बीच में कॉन्शियस जो वाली जो फेस आती थी वो ल्यूसिड इंटरवल थी, ठीक है। फिर जैसे कि पर्सन जो है, इंसैनिटी में क्या होता है कि पर्सन दो इंसैनिटी के पीरियड में एक सेम पीरियड आता है जिसमें पर्सन बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। तो इंसैनिटी में ऐसा आता है। और जब हेड इंजरी हो जाती है तो दो अनकॉन्शियस के बीच में जो कॉन्शियस वाला पीरियड आता है उसको ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। ऑल द सिम्टम ऑफ इंसैनिटी डिसअपियर एंड द पर्सन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। दो इंसैनिटी के बीच में जो सैनिटी वाला पीरियड आएगा उसमें जो पर्सन है वो नॉर्मल हो जाएगा। ही कैन मेक वैलिड विल ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्ट, ठीक है। जब ये पीरियड आता है तो इसमें वैलिड विल बना सकता है और लीगली रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी वो करेगा, ठीक है। फिर इंसैनिटी और हेड इंजरी में जो ल्यूसिड इंटरवल उसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इंसैनिटी में हिस्ट्री मिलेगी इंसैनिटी की, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग सिम्टम मिलेंगे, मतलब कि जब इंसैनिटी वाला होगा उसके पहले सिम्टम मिलेंगे। फिर फॉलोइंग सिम्टम ऑफ इंसैनिटी प्रेजेंट, ठीक है, उसके पहले सिम्टम मिलेंगे और उसके बाद में मिलेंगे जब वो बीच में ल्यूसिड इंटरवल आएगा। फिर ऑकरेंसेस फ्रिक्वेंट, ठीक है, बार बार हो सकता है कि एक बार पर्सन जो है सेन हो जाए फिर इंसेन हो जाए फिर ठीक है। फिर ऐसी हेड इंजरी में हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी मिलेगी जब भी, तो मोस्टली किसमें होता है? एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज में होते हैं, ठीक है। फिर उसके पहले जो है प्री डिस्पोजिंग सिम्टम मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि हेड में इंजरी होगी तो सेरेब्रल कंकशन उसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद जो है जब वापस से ल्यूसिड इंटरवल से वापस से उसमें जाएगा, अनकॉन्शियस में जान लेगा, तो उसमें सेरेब्रल इरिटेशन और ब्रेन कंप्रेशन होगा जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। फिर ऑकर ओनली वंस देन द पर्सन अंडर को परमानेंट अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ फॉलो, ठीक है। तो यही है, हेड इंजरी में कुछ होता है, हेड इंजरी की हिस्ट्री मिलेगी और जब उसके प्री डिस्पोजिंग सिम्टम में सेरेब्रल कंकशन वगैरह मिलेगा। और फिर उसके बाद जब अनकॉन्शियस वापस से होने लगेगा तो उसमें सेरेब्रल कंप्रेशन वगैरह देखेगा और सिर्फ एक बार ही आता है, ठीक है। तो लूसिड इंटरवल इतना ही छोटा ही है, मेरे ख्याल से 2 नंबर में ही आएगा। फिर डिलीरियम ट्रेमेंस भी दावेदार है 2 नंबर में आने का और 5 में मतलब मुश्किल ही चांसेस हैं। तो डिलीरियम ट्रेमेंस जब विड्रॉवल सिम्टम ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म जब छोड़ देते हैं, जो एल्कोहलिक पर्सन है बहुत टाइम तक एल्कोहल लेता है और उसका छोड़ देता है, तो अकर्स 2 to 3 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक एंड मे परसिस्ट फॉर 3 week। तो 2 से 3 दिन में ही चालू हो जाता है जो क्रॉनिक एल्कोहल है, जो एल्कोहलिज्म जो कर रहा है क्रॉनिक, तो वो 2 से 3 दिन में ही इसमें चालू हो जाएगा और 3 वीक्स तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं। तो क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सडन एब्सटिनेंस इन अ क्रॉनिक ड्रंकर्ड। जो क्रॉनिक ड्रंकर्ड पर्सन है एकदम से अल्कोहल छोड़ दे तो क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले पेशेंट बिकम स्लीपलेस, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, ठीक है। सबसे पहले उसको नींद आना बंद हो जाएगी, एकदम ऐसे घबराहट सी होने लगेगी, ठीक है। देन डेवलप डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन एंड कोर्स मस्कुलर ट्रिमर्स ऑफ द पेरिफेरीज मेनली फेस, टंग एंड हैंड। तो सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको मस्कुलर ट्रिमर्स आने लगेंगे फेस और इन सब जगह, ठीक है। ही इज़ प्रोन टू कमिट सम ऑफेंस ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्पेशली असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस, सुसाइड, मर्डर, ठीक है। इस वाली फेज में वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल और ये सब रहता है, तो इसलिए वो कुछ भी ऑफेंस कमिट कर सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस, सुसाइड, मर्डर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ही इज़ टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड सिंस डिलीरियम ट्रेमेंस इज अ साइकोटिक कंडीशन, ठीक है। डिलीरियम ट्रेमेंस साइकोटिक कंडीशन है, तो कोई भी अगर ये क्राइम करता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिलीरियम ट्रेमेंस क्या हुआ? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के विड्रॉवल सिम्टम्स के कारण होता है, 2 से 3 दिन में ही दिखने लगता है, अगर उसने दारू छोड़ दी 3 वीक तक दिख सकता है। स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबल रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है और मस्कुलर ट्रेमर दिखेंगे फेस और टंग में।
फिर उसके बाद आता है कमिट, मतलब कि कोई भी क्राइम कमिट कर सकता है, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंस, सुसाइड, मर्डर, और साइकोटिक कंडीशन है तो इसलिए जो है जो भी क्राइम करेगा उसके लिए लाइबल नहीं रहेगा। फिर अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन। तो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंसेन की? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स। तो जो भी इंसेन पर्सन है, अगर वो मतलब अपनी प्रॉपर्टी संभाल नहीं पा रहा, तो जो कोर्ट है वो एक मैनेजर अपॉइंट करेगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। जब वो बंदा नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से कोर्ट जो है 2 साइकेट्रिस्ट की मतलब की मदद से वो वापस से उसको घोषित कर दिया जाएगा कि सही है, तो वापस से अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है वो। तो क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स। फिर आता है कंसेंट। जो कोई भी इंसेन पर्सन है वो कंसेंट नहीं दे सकता है, नॉट गिव अ वैलिड कंसेंट, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई भी भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह नहीं कर सकता है इंसेन पर्सन, अगर उसको होश नहीं है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैरिज भी, अगर मैरिज के टाइम पे भी पर्सन इंसेन है तो मैरिज जो है इनवैलिड, नल और वॉइड हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर मैरिज के बाद वो बंदा इंसेन हो जाता है, लड़का या लड़की, तो अगर और वो इनक्योरेबल है तो ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाता है कि उस बंदे को डाइवोर्स दे सकते हैं कि इंसेन है हमेशा के लिए। फिर कॉम्पिटेंसी एज विटनेस। तो अब डिपेंड करता है कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगर इंसेन पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है तो विटनेस नहीं बन सकता। अगर वो सोच समझ पा रहा है कि भाई क्या पूछा जा रहा है उससे, तो वो ये विटनेस बन सकता है। फिर आता है टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी। तो इट इज़ द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेक अ वैलिड विल, ठीक है। तो टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी अलग से भी 2 नंबर में आ जाता है, अपन वो अलग से देख लेते हैं। तो अपन ने 6 पढ़ लिए सबसे पहले सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स, कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, फिर विटनेस, फिर उसका टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी। तो अब टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ अ मेंटल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू मेक अ वैलिड विल, ठीक है। बस एक सेंटेंस है, अगर 2 नंबर में आए तो थोड़ा सा लिख देना। फिर क्या क्या टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी के लिए क्या क्या चाहिए? ए रिटन प्रॉपर्ली साइन एंड विटनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर उसको अपनी विल लिखनी है। तो फिर जो टेस्टेटर है जो कर रहा है वो अपने साउंड माइंड में होना चाहिए। कंपोज मेंटिस मतलब कि वो अभी नॉर्मल है, उसके मेंटल जो है वो सही है उसका, ठीक है। वो भी डॉक्टर सर्टिफाई करेगा उसको। फिर फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिसऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट शुड नॉट हैव बीन अप्लाइड बाई अदर्स। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता उसको विल बनाने में, ठीक है। जो अपना मन करेगा वो करेगा। फिर नन ऑफ द विटनेस शुड बी बेनिफिशरीज ऑफ सच अ विल। जो भी वहाँ पर बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो भी विटनेस है वहाँ पर, वो उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए उन विल से, ठीक है। वो अलग होने चाहिए उस बंदे से, ठीक है, जो विटनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि बंदा नॉर्मल है। फिर बेड रिडन और एफिजिक जो इंडिविजुअल हैं वो भी भाई विल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनको ना दिया जाए विल बनाना, प्रोवाइडेड दे अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉपर्टी दे गॉट। मतलब जब वो बेड रिडन या एफिजिक जो बोल नहीं पा रहे उसको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टी है, किसको वो दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ठीक है। ये सब उसको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी क्या होगी? मेंटल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू मेक अ वैलिड विल। सबसे पहले अपन को कागज चाहिए लिखा हुआ। कंपोज मेंटिस उसका नॉर्मल मेंटल बिहेवियर होना चाहिए। फिर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपन को नहीं लगाना विल बनाते टाइम। और जो भी वो विटनेस है उसमें से कोई भी, मतलब जो भी विटनेस है उन बेनिफिशरीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। फिर बेड रिडन और फिजिक प्रेजेंट जो है वो विटनेस वो वैलिड विल बना सकते हैं, बस उनको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी उनके पास है, किस किस को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन। तो द लॉ प्रेज्यूम्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज सेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, ठीक है। जो लॉ है ये जनरल मानता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं सेन हैं और अपने जो एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द लॉ इज ऑल्सो प्रेज्यूम दैट एवरी क्रिमिनल एक्ट देयर मस्ट बी क्रिमिनल इंटेंट। तो जो है, जो क्रिमिनल जो भी क्राइम कर रहा है उसमें उसका कुछ इंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर एवरी क्राइम हैज़ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक क्रिमिनल माइंड होता है, माइंड, और एक जो फिजिकल कंपोनेंट है वो जो काम कर रहा है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्राइम को। एक क्रिमिनल माइंड एंड द फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, जो ये क्राइम कर रहा है, ठीक है। तो जनरली ये माना जाता है, पर अगर वो इनसेन नहीं है तो भाई अपन इन सर्टेन रूल्स हैं जिसकी मदद से अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि पर्सन सेन नहीं था, इनसेन था, ठीक है। तो सबसे मैकनॉटन्स रूल, ठीक है। मैकनॉटिन बंदा था जो प्रेसिडेंट, उसको लगता था प्रेसिडेंट उसको मारने वाला है, तो प्रेसिडेंट को मारने चला गया और उसने कोई मैनेजर को उसको मार दिया था, तो उससे ही ये रूल ईजाद हुआ, ठीक है। तो मैकनॉटन रूल क्या है? राइट और रॉन्ग टेस्ट है मैकनॉटन रूल। इसमें क्या है? एन एक्यूज्ड पर्सन इज़ नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक्यूज्ड पर्सन जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कब? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। अगर जब वो क्राइम कमिट कर रहा है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सच अ डिफेक्ट ऑफ अ रीज़न, मतलब कि कुछ मेंटल डिफेक्ट है उसमें, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सच अ डिफेक्ट ऑफ रीज़न ड्यू टू डिसीज ऑफ माइंड दैट ही डिड नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट ही हैज़ डन, ठीक है। उसको ऐसी कुछ बीमारी है दिमाग में या फिर कुछ मेंटल डिसीज़ है जिससे वो समझ नहीं पा रहा है कि द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट ही हैज़ डन, ठीक है। फिर वॉट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ठीक है। ये एकदम एक्चुअल डेफिनेशन है, अपने शब्दों में भी लिख देना कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसीज
बाई विच ही डिड नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ हिज एक्ट ही हैज़ डन। ठीक है, क्या वो कर रहा है वो लॉ के खिलाफ है या उससे लॉ से सही है, समझ में नहीं आ रहा। वॉट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, है ना, वो जो उसको है उसको समझने की शक्ति नहीं है कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये है मैग्नॉटन्स रूल। ठीक है, कि जब वो क्राइम कर रहा है तो कुछ ऐसे डिसीज़ है उसको कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या वो काम कर रहा है और वो गलत है। फिर यही अपने सेक्शन 84 आईपीसी उसी के पैरेलल में अपने इंडिया में है। नथिंग इज एन ऑफेंसिव विच इज़ डन बाई अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब उसके माइंड में कुछ डिसीज या फिर कुछ है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इज इनकपेबल ऑफ नोइंग दैट द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट वॉट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू ऑफ लॉ। ठीक है, तो वही वापस से मैग्नॉटन्स रूल जैसे ही सिमिलर इसकी डेफिनेशन है। फिर आते दुरहम्स रूल। तो ऐसा मान सकते हैं अपन ने सेक्शन 84 आईपीसी और मैग्नस रूल में कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, कुछ उसको मेंटल मतलब मेंटल डिसीज स्पेसिफिक नहीं किया था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बोला था। ठीक है, दुरहम्स रूल में कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें लिखा है कि मेंटल डिसीज के कारण हो रहा है ना, मेंटल डिसीज के कारण वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वर्ड यूज़ किया गया है डोरहम्स रूल्स में मेंटल डिसीज के कारण। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट करंस रूल। ठीक है, तो करंस रूल में कुछ नहीं है कि पर्सन अपने क्राइम के लिए लाइबल नहीं रहेगा अगर वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा अपना, मतलब जो दिमाग है, ही डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट हिज कंडक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल डिसीज और डिफेक्ट। तो उसकी कंडक्ट करने हैं, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति, मतलब सब घुमा फिरा के एक जैसी ही है। कैपेसिटी टू रेगुलेट हिज कंडक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, जब वो क्राइम कर रहा है तो उसको समझने की शक्ति नहीं, वही वापस से कि जो रेगुलेट अपने कंडक्ट जो अपना आपा है वो करने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फिर इररेसिस्टिबल इम्पल्स टेस्ट कि मतलब उसको समझ में भी आ रहा है कि क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको पता है कि गलत कर रहा है वो, है ना, पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके मतलब कि जो रेस्ट्रेटिंग खुद को रोकने की शक्ति वो चली गई उसके अंदर, तो वो इररेसिस्टिबल इम्पल्स टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 2-3 कर लेना, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेन में मैक्टॉर्टन्स रूल्स, 84 आईपीसी, दुरहम्स, करंस और इररेसिस्टिबल इम्पल्स टेस्ट, थोड़े सेम सेम से हैं पर कर लो। फिर नेक्स्ट आता है ट्रू इंसेन और फील्ड इंसेन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मतलब जो सही में बंदा कर रहा है और फील्ड मतलब कि जो नाटक कर रहा है। ठीक है, तो जो सही में इंसेन होगा उसमें धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे और फील्ड इंसेन में जो एकदम से पागल बनने की एक्टिंग करेगा। मोटिव इसमें यूजुअली एब्सेंट रहता है, कुछ भी मोटिव नहीं रहता, और ये क्राइम करके भाई वो पागल बनने की एक्टिंग करते हैं तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, मर्डर कर दिया फिर उसके बाद। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, और हाँ मतलब कि कुछ मतलब उसकी दुश्मनी वगैरह होगी तभी मारेगा, ऐसे किसी को नहीं मारेगा, जबकि इंसेन में ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर उसका दिमाग फिर गया तो वो किसी को ही मार देगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट है ना, और इसमें एब्सेंट रहते हैं। साइन एंड सिम्टम यूनिफॉर्म एंड पॉइंट टुवर्ड अ स्पेसिफिक मेंटल इलनेस, मतलब कि उसमें साइन सिम्टम रहेंगे, कोई एक स्पेसिफिक मेंटल इलनेस पे करेंगे, बाकी इरेगुलर और एक्सेजरेटेड रहेंगे, मतलब कुछ भी करेगा पागल बनने में, जो भी इसने मूवी के हिसाब से देखा होगा वो सारी एक्टिंग करेगा वो। फेशियल अपीयरेंस जो होता है वेकेंट लुक रहता है, और जबकि ये वॉलेंट्री एक्सेजरेट करेगा। ठीक है, इंसोमिया फॉर मैनी नाइट्स, बिना सोए हुए बहुत दिन तक रह सकता है, बस ये 1 से 2 दिन तक ही नहीं सो पाएगा, बाकी फिर उसको दिक्कत होगी। हैबिट्स में डर्टी फिल्थी रहता है, ये यूजुअली क्लीन रहता है। एपिटाइट एंड फूड में ये बहुत दिनों तक भूखा रह लेगा, पर ये बहुत दिनों तक भूखा नहीं रह पाएगा। फिर फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन करेंगे तो भाई ट्रू इंसेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो कुछ मतलब नहीं है, जबकि ये बार बार एग्जामिनेशन करेंगे तो इसको डर रहेगा पकड़ने का, तो ये वो करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो ये है 3 3 6 3 9 पॉइंट हैं। ठीक है, ऑनसेट, मोटिव, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, फेशियल अपीयरेंस, इंसोमनिया, हैबिट्स, एपेटाइट एंड फूड और फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कर दिए हैं फॉरेंसिक साइकेट्री के, इनमें से ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।